नमस्कार साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हिंदी समाज की सेकंड क्लास, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मगर मेरे साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, आप उसको लगन से मेहनत से पढ़ते रहना। आप किसी भी एग्जाम में जब एग्जाम देने जाओगे तो आप देखना, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे कैसे आपको क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। और जिसमें हिंदी आती हो, अगर मैंने आपको हिंदी कंप्लीट करा दी तो आप विश्वास करना, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती हो आपको 100% हिंदी ऐसी कैसी रखी हुई मिलेगी। ठीक, बस आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के देगा, वो आपसे करने आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम एक मोटिवेशनल शायरी, जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी और आपके लक्ष्य के प्रति आपको जागरूक करेगी। शायरी है, कोई शिकायत नहीं जिंदगी तुझसे, तू गुमनाम कर या परेशान कर। हम भी हारने वाले कहाँ, मैं अपना काम करूं तू अपना काम कर। बिल्कुल सही बात है, मैं अपना काम कर रहा हूं तू अपना काम कर। बस मैं अपनी मेहनत पर लगा हुआ हूं और एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। ठीक, तो बस यही मैं आपसे यही कहूंगा मेरे प्यारे साथियों, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपके जैसी भी स्थिति में है उसी स्थिति में पढ़ते रहिए। और इतना बात ध्यान रखना, क्योंकि लोग जो होते हैं, अगर भगवान की मूर्ति टूट जाए उसको भी घर से बाहर निकालकर चौराहे पर रख देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। तो अपने आप को टूटने मत देना, यही कह रहा हूं मैं बस। और अपनी मेहनत पर लगे रहना। बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। चलिए हम चलते अपने मेन टॉपिक पर। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक है वो समास है, और समास में भी सबसे पहला समास पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको जो समास पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताए थे प्रधानता पर समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, या मैं कुछ सामान्य प्रकार से समास कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अब मैं को विभक्तियों या कारक चिन्ह के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनको बढ़िया करके याद कर लेना, वो आपके लिए एक रामबाण है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर आपसे समास पूछ ले आप तुरंत समास कर लोगे। और समास को वो वाक्य में प्रयोग करके भी दे सकता है, तो वाक्य में प्रयोग करके दे दे तो हम कैसे पहचानेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, अव्ययभाव समास की पहचान। अव्ययभाव समास का अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो। ठीक, व्यय या खर्च, व्यय का मतलब होता है खर्च, जिसका व्यय ना हो। ठीक है, अव्ययभाव समास की जो पहचान है, इसकी हम कैसे पहचान करेंगे, क्या इस शब्द में अव्ययभाव समास ही होगा। तो देखो, पहचान करेंगे इस समास का पूर्व पद या प्रथम पद या पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा या मुख्य होगा, पहले पद की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, इस समास का पूर्व पद अव्यय या अविकारी होता है। अविकारी उन्हें कहते हैं जिनमें कोई परिवर्तन न हो, जिसमें कोई बदलाव न हो, जिन शब्दों के लिंग वचन कारक काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें ही हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। तो देखो लिख लो, लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब अव्यय या अविकारी उन्हें कहते हैं जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितने भी हमारे अव्यय समास हैं, जितने भी शब्द दे रखे हैं, उसका ना तो लिंग बदल सकता, मतलब ना तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बदलेगा उसका, ना उसका वचन एक वचन बहुवचन में बदल सकते हैं उसको, ना उस पर कारक का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना उस पर कोई काल का प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी, उनमें देख लेना आप। मैंने अव्यय और मैंने विकारी और अविकारी शब्द पढ़ाए थे। मैंने अविकारी में अव्यय शब्द आते हैं। ठीक है, उनमें देख लेना, आपको पता लग जाएगा क्या होता है। फिर है जहां प्रथम पद उपसर्ग हो। ठीक है, उपसर्ग आप जानते हो, उपसर्ग किन्हें कहते हैं हम। ठीक है, जहां प्रथम पद उपसर्ग हो वहां अव्ययभाव समास होता है। समझ गए? देखो सुनो, इसमें जो हमारे उपसर्ग आएंगे संस्कृत के भी आ सकते हैं, हिंदी के भी आ सकते हैं और
उर्दू के भी आ सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर लाजवाब, ये जो ला है ये उपसर्ग है, किसका? ये उर्दू का उपसर्ग है। किसका? लाजवाब जो शब्द बना है किसके मेल से बना है? ला जुड़ने के बाद में ला क्या है? उर्दू का उपसर्ग से लाजवाब बना है। आइए अब देखते हैं हम। तो जहां प्रथम पद उपसर्ग हो वहां अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, जैसे आ ये हमारा उपसर्ग है, अनु ये भी उपसर्ग है, हर, वर, प्रति, यथा, अन, यावत और ये बा आदि अव्यय शब्द आते हैं। ये कैसे शब्द? ये जो शब्द कैसे हैं? ये अव्यय है जिन पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जितने भी उपसर्ग हैं ये जो अव्ययभाव समास में आएंगे, और इस अव्ययभाव समास में सभी उपसर्ग आते हैं। इन उपसर्गों पर किसका? लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्या आप आकर लिंग वचन कारक काल बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। अनु का बदल सकते हो? क्या अनु का लिंग बदल सकते हो? नहीं बदलोगे। इसका आप वचन बदल सकते हो? नहीं बदल पाओगे। इसका कार बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। और इसका आप कारक बदल सकते हो? नहीं। हर का बदल सकते हो? नहीं। क्या बदलोगे? भर का बदल सकते हो? क्या करोगे? इसका बहुवचन भरो लिखोगे क्या? ठीक है। और इसका स्त्रीलिंग क्या भरी होगा? नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। सब अशुद्ध शब्द बनेंगे अगर आप करोगे जबरदस्ती। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। मतलब जितने भी शब्द दे रखे हैं इसका, और मैंने तो इसमें कुल 7-8 उपसर्ग लिखे जो हमारे काम के अव्ययभाव समास में, बस वही उपसर्ग लिखे जो हमारे काम के आएंगे। मैंने फालतू नहीं लिखे। बस 7-8 उपसर्ग हमारे काम के आते जो कि एग्जाम में पूछता है ज्यादातर। तो ये जितने भी उपसर्ग दे रखे हैं इन पे लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ठीक है, तो चलिए आगे। अब आ गए हमारे उदाहरण नंबर 1 पे चलते हैं हम। देखो ये हमारे दे रखे समस्त पद लिखे। मैंने इधर लिखा समास विग्रह, मैंने लिखा यथाशक्ति। ठीक है, अब यथाशक्ति जो शब्द दे रखा इसमें यथा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगर आप इसकी संधि करोगे तो संधि क्या होगी इसकी? यथा प्लस शक्ति। क्या होगी? यथा प्लस शक्ति। और इसका समास विग्रह क्या कराएगा? शक्ति के अनुसार। ठीक, फिर है अनजान। अगर इसका संधि करोगे तो क्या होगा? अन प्लस जान। तो ठीक है, तो अन क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। मतलब जान शब्द में उपसर्ग लगने के बाद में क्या बना है? अनजान बना है। जान शब्द में अन उपसर्ग लगने के बाद में क्या बना? अनजान बना। अन क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब इसका जो समास विग्रह करेंगे क्या आएगा? बिना जाने। फिर है आमरण। ये ए प्लस मरण। ये आ जो है हमारा, ये बड़ा वाला आ लग रहा है, ये क्या उपसर्ग है? बड़ा वाला आ मरण में जुड़ने के बाद में क्या बना? आमरण। इसका अर्थ होता है मरण तक। ठीक है, यह है भरपेट। मतलब पेट में हमने भर उपसर्ग जोड़ दिया तो ये बन गया भरपेट। ठीक है, अब भर क्या होता है? हमारा उपसर्ग होता है तो तुरंत लगा सकते हैं। जब भर इसमें उपसर्ग जुड़ गया तो यह अव्ययभाव समास होगा हमारा। ठीक है, अच्छे, मैंने जितने भी शब्द आएंगे यथा, अन, आ, भर, क्या इन पर लिंग वचन कारक काल को प्रभाव पड़ जाएगा? नहीं पड़ जाएगा। तभी तो हम अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं ये जितने भी उपसर्ग हैं। ठीक, अब है आ जन्म। आ क्या है? हमारा उपसर्ग है। जन्म में हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो वहां आ जन्म। ठीक है, इसका मतलब इसका जो समास विग्रह कराएगा जन्म पर्यंत। फिर है हमारा यथा क्रम। क्रम के अनुसार। यथा क्या है? हमारा उपसर्ग है। ठीक है, किसमें जोड़ा हुआ? क्रम में। अगर मैंने क्रम में यथा उपसर्ग जोड़ दिया तो यह बना यथा क्रम, जिसका समास विग्रह होता है क्रम के अनुसार। ठीक है, फिर है लाजवाब। ला जो है हमारा उर्दू का उपसर्ग है। किसमें जोड़ा हुआ? जवाब शब्द में अगर मैंने ला उर्दू का उपसर्ग जोड़ दिया तो यह बन गया लाजवाब, जिसका समास विग्रह होता है जिसका कोई जवाब ना हो। ठीक, फिर है निरस। इसमें जो है हमारा नी क्या है? नी हमारा क्या है? उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब नी जो है नी प्लस रस। अच्छा, रस शब्द में नी उपसर्ग जोड़ा गया है, यह बनेगा क्या? निरस हो गया। ठीक है, इसका मतलब रस से रहित। फिर है प्रतिदिन। प्रतिदिन का जब आप वो करोगे इसमें इसका संधि तो इसमें जो है हमारा दिन में प्रति क्या जुड़ा हुआ? उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसमें उपसर्ग जोड़ प्रति, और प्रति जो उपसर्ग है हमारा ये क्या? इस पर लिंग वचन कारक काल को प्रभाव पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। ना तो इसका लिंग वचन बदला जाएगा प्रति का, ना वचन, ना कारक, ना काल का कोई
कोई प्रभाव पड़ेगा, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये क्या हो गया, इसमें से प्रति उपसर्ग जुड़ गया, दिन में तो ये होंगे प्रति दिन, तो इसका मतलब होता है हर एक दिन। और एक बात ध्यान रखना, जहां भी दो शब्द लगातार रिपीट हो रहे हैं उसमें हमेशा अव्ययभाव समास होता है, जैसे कि समय समय, इसका मतलब हो गया हर समय, दिन दिन, हर दिन। ठीक है, कोई भी आ जाए, कोई भी दो शब्द अगर लगातार आ रहे हैं तो उसमें अव्ययभाव समास होगा, यह बात आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए आगे चलिए, थोड़ा इसके एग्जांपल और देख लेते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए प्यार से, अव्ययभाव समास, इस समास का पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है। मैंने आपको बताया था पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान किसको कहते हैं, ठीक, या मैं कहूं जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब देखो थोड़ा समझ लो जरा, ये तो हो गया इसका प्रथम पद, ये क्या हो गया इसका द्वितीय पद। ठीक है, ये हो गया इसका प्रथम पद, ये द्वितीय पद शक्ति के अनुसार। अब मुझे ये बताइए इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, या मैं कहूं कौन सा मुख्य पद है या कौन सा प्रधान पद है। तो भाई शक्ति है या अनुसार है, समझ गए। तो इसमें जो है शक्ति जो है क्या है हमारा प्रधान है, ये मुख्य पद है। क्यों है, क्योंकि शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति होगी उसके अनुसार चलोगे आप, ना कि अनुसार के प्रति शक्ति। ठीक है, तो शक्ति के अनुसार, तो ये क्या हो गया हमारा शक्ति, क्या हो गया हमारा मुख्य पद हो गया या प्रधान पद हो गया, और अनुसार क्या हो गया हमारा उत्तर पद हो गया या द्वितीय पद हो गया, और इसको कहेंगे हम गौण पद। ये कहलाएगा हमारा गौण पद, और ये कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा शक्ति मुख्य पद या प्रधान पद। ये हो गया हमारा प्रथम पद भी हो गया ये हमारा, या पूर्व पद हो गया, ये हमारा उत्तर पद हो गया या दूसरा पद हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया प्रधान पद हो गया, ये मुख्य पद हो गया, ये हमारा गौण पद हो गया। ये ध्यान रखना, समास को इतने आसानी में मत लेना, बहुत कुछ है समास के अंदर। ठीक है, ऐसे ऐसे समास आएंगे कि जिसमें तीन तीन समास एक शब्द में, आप कर नहीं पाओगे, सोचोगे इसमें क्या लगाऊं मैं यही सस्पेंस आपका दूर करने आया हूं। पानी का पानी, दूध का दूध करके जाऊंगा, आप बस मन लगा कर पढ़ लेना बस। फिर है अनजान, अन क्या है इसमें उपसर्ग हुआ, ठीक है, जान बिना जाने। अब ये बताइए इन दोनों में किस शब्द की वैल्यू ज्यादा है, बिना की या जाने की। अरे यार मेरे देखियो भाई, कोई है, कोई व्यक्ति मिला, आप उससे कभी भी परिचित नहीं हुए, कभी भी आपसे उससे नहीं मिले, तो आप उसके बारे में बता सकते हो कुछ भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि साथ कभी मिले नहीं बिना जाने। तो बिना की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं हो गई, तो बिना जाने आप कुछ नहीं बता सकते। तो यहाँ पर क्या हो गया, बिना जाने क्या हो गया हमारा, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, और जाने क्या हो गया इसकी वैल्यू कम हो गई। तो बिना क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया मतलब मुख्य पद या प्रधान पद हो गया, और जाने क्या हो गया इसमें गौण पद हो गया। और ये क्या हो गया प्रथम पद है, ये इसमें प्रथम पद या पूर्व पद, ये हमारा द्वितीय पद या दूसरा पद है। ऐसे ये मरण है, ये तक है, ये पेट, भरकर। अब देखो ये प्रथम पद है पेट, ये भरकर द्वितीय पद है। इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन सा गौण पद है कौन सा प्रधान पद है, कैसे पहचानोगे। अरे भाई पेट मेन चीज तो पेट है, जब पेट ही नहीं होगा तो कैसे भर लोगे उसमें, पेट की वैल्यू ज्यादा हो गई नहीं हो गई, जब पेट ही नहीं होगा तो कैसे भरोगे, पेट है तभी तो भरोगे खाना उसमें, तभी तो ठूसोगे। तो क्या हो गया पेट प्रधान पद हो गया, और भरकर क्या हो गया हमारा अप्रधान हो गया। ठीक, या कहूं मैं गौण पद हो गया, ये हो गया हमारा मुख्य पद या प्रधान पद हो गया पेट। ऐसे यह है जन्म पर्यंत, आपकी समझ में आ गया होगा। बस चलते रहना, पढ़ते रहना, आगे देखिए थोड़े एग्जाम्पल हो। आइए मेरे प्यारे साथियों, अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण और देख लीजिए। ठीक है, उससे आपका अव्ययभाव समास क्लियर हो जाएगा। बस इसमें यही पहचान है, इसकी मेन पहचान यही है, इसमें उपसर्ग लगू। देखिए जरा, कुछ उपसर्ग जो हैं इसमें संस्कृत के भी हैं, कुछ उपसर्ग इसमें उर्दू के भी हैं, कुछ उपसर्ग इसमें हिंदी के भी हैं। जैसे कि है हमारा बाखूबी, तो ये जो बा है ना, जो खूबी शब्द है, खूबी शब्द में बा उर्दू का उपसर्ग है, बा जुड़ गया तो बन गया बाखूबी, जिसका समास विग्रह होता खूबी के साथ। चलिए बेलगाम, बेलगाम में जो बे है हमारा
ये वाला तो बे दे रखा है, ये किसका है? उर्दू का उपसर्ग है। लगाम में अगर मैंने बे उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया बे लगाम, बिना लगाम के। ठीक है, इसका अर्थ हो गया बिना लगाम के। फिर हमारा पल पल। अगर मैंने बताया था भी आपको, कोई भी दो शब्द अगर बार रिपीट हो रहे हैं या दो शब्द एक साथ लिखे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? पल पल, उसमें हमेशा अव्ययभाव समास होगा। इसका हो जाएगा हर पल समास विग्रह। ठीक है, फिर है समय समय, हर समय। दो शब्द आ गए देखो, दिन दिन, हर दिन, समय समय, हर समय। ठीक है, प्रत्युपकार। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा प्रति प्लस उपकार। अगर आपने उपकार में प्रति उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द बना प्रत्युपकार। प्रति क्या है? हमारा उपसर्ग है, तो ये क्या हो गया हमारा? जब इसका उपसर्ग जोड़ हुआ था अव्ययभाव समास हो गया। और इसका प्रत्युपकार का अगर आप समास विग्रह करो क्या कहलाएगा? उपकार के प्रति उपकार। फिर हमारा बेईमान। देखो बे जो है ना, इसमें संस्कृत का उपसर्ग जुड़ा हुआ, किसमें? ईमान में। अगर ईमान में आप संस्कृत वो उर्दू का उपसर्ग जोड़ दोगे बे, तो क्या हो जाएगा? बेईमान, जिसका समास विग्रह होता है बिना ईमान के। अब लड़के कहेंगे हम कैसे पहचाना ये बेईमान में क्या अव्ययभाव समास होगा? अरे भाई, ईमान क्या होता है? हर किसी का ईमान। ठीक है, ईमान में बे उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? बेईमान। फिर है हमारा अनुरूप। अनुरूप में क्या है? अनु उपसर्ग जोड़ा हुआ है, किसमें? रूप में। तो ये क्या हो गया? रूप में अनु उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? अनुरूप, जिसका समास विग्रह क्या होता है? रूप के योग्य या रूप के अनुसार। यथाशक्ति। यथा मैंने लगवाया था उपसर्ग है, यथा विधि। ठीक है, तो क्या हो गया? विधि के अनुसार। फिर है प्रतिदिन। प्रति उपसर्ग है, दिन में जुड़ा हुआ। अगर दिन में प्रति लगा दिया तो क्या हो गया? प्रति दिन हो गया। प्रति हमारा क्या? उपसर्ग है, इसका मतलब होता है हर दिन, यह समास विग्रह। यथा संभव। यथा उपसर्ग है, किसमें? संभव में। अगर हमने यथा उपसर्ग जोड़ दिया बना यथा संभव, जिसका समास विग्रह होता है जैसा संभव हो वैसा। फिर है प्रत्यंग। प्रत्यंग में देखो, अगर इसकी संधि करोगे आप तो इसका टूटेगा, ये टूटेगा प्रति प्लस अंग। ठीक है, प्रति प्लस अंग टूटेगा। अब तो ये हो गया, प्रति क्या होता है हमारा? उपसर्ग होता है, किसमें जुड़ा हुआ है? अंग में जुड़ा हुआ, तो शब्द बना प्रत्यंग। ठीक है, इसका होता है अंग के प्रति। फिर है बेशरम। ये बे क्या हमारा? उर्दू का उपसर्ग है, किसमें जुड़ा हुआ? शर्म में। अगर शर्म में आपने उर्दू का उपसर्ग जोड़ दिया बे, तो बना शर्म, बिना शक्ति के। ठीक है, अब बच्चे देखो पहचाने कैसे। अब आपको दे देगा बेशर्म। बोले यार हम इसमें कैसे पहचाने, इसमें कौन सा समास होगा? तो देखो इसकी जरा इसमें से उपसर्ग निकालो बे, और शर्म इधर को निकालो। ठीक है, तो ये क्या? शर्म अलग हो गया, बे अलग हो गया। देखो ठीक है, और बे क्या हमारा? उपसर्ग होता है, किसका? उर्दू का। ठीक है, फिर है यथा जीवन। ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है। फिर है ए कारण में ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है। देखो ये क्या होता है? कारण। कोई ना कोई कारण होगा, वो मेरे पास आया है, किसी कारण से वो जा रहा है। अब इसमें कर दिया ए कारण, बिना कारण के। ठीक है, ए क्या है हमारा? इसमें उपसर्ग है। ठीक, फिर है बेधड़क। बे हमारा उर्दू का उपसर्ग है, धड़क में बे जोड़ दिया तो बे उपसर्ग है, तो क्या होगा? और जिसमें उपसर्ग जोड़ा हुआ होता है वो हमेशा अव्ययभाव समास होता है। वाह खूबी। ये बा उर्दू का उपसर्ग आ गया, खूबी शब्द में बा उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? बाखूबी। खूबी के साथ प्रत्येक। प्रत्येक का अगर हम वो करेंगे तो ये बनेगा प्रति प्लस एक। अब देखो प्रति क्या होता है हमारा? उपसर्ग होता है, और उपसर्ग जिसमें आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अव्ययभाव समास होते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे अगले पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार साथियों। बस मेहनत करते रहिए, चाहे कितनी गर्मी पड़े, कोई परेशानी आए। ठीक है, ये परेशानी आप झेल लीजिए, लेकिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचिए। क्यों? क्योंकि आपकी मंजिल पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, मेरा बेटा कब या मेरी बेटी कब मेरी मतलब मंजिल तक पहुंचेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होंगे, अगर आप सफलता लेने का, तो आपके माँ बाप होंगे। मेरी बात ध्यान रखना। ठीक है, और कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। आपके साथ तो नहीं, आपके माँ बाप दे सकते हैं या आपके भाई बहन दे सकते हैं, और कोई दुनिया में साथ देने वाला नहीं। मेरी बात आप कान खोल कर सुनना। बस आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक दृढ़ संकल्प ठान लीजिए, मुझे पहुंचना तक पहुंचना है। कब पहुंचोगे? पेपर की खोपड़ी में छेद करने के बाद। ठीक है, तो लगे रहिए साथियों, मेहनत करते रहिए। और बस यही कहूंगा, मैं बार बार यही कहूंगा आपसे,
अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी को कोई डाउट है, कुछ है, तो आप मैंने अपना नंबर लिख रखा है, उस नंबर पर आप कॉल कर बता सकते हैं। ठीक है, तो नंबर देख लो आप, नंबर है 70 60 47 96 00। इस पर आप संपर्क करके बता सकते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों।